हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको घटना चक्र दृष्टि का पहला पार्ट पढ़ा दिया है जो कि चैनल पे अपलोड भी हो चुका है। आप उसको देखने के बाद ही इस सेकंड पार्ट को देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने मिलकर एसडीजी को स्थानीय बनाने की दिशा में पहला संस्करण जारी किया है। NERDS, DGI और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा एक अपनी तरह का पहला संयुक्त प्रयास है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है एवं SDG प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र और उसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय स्थिति पर प्रकाश डालता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि जो NERDS, DGI और डैशबोर्ड 2021-22 पूर्वोत्तर के 8 राज्यों, वो 8 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों की प्रगति को 84 संकेतकों के आधार पर मीज़र करता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से संबंध रखते हैं। ये जो 84 संकेतक हैं 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल करते हैं। गणना हेतु विचार किए गए इन 84 संकेतकों में से 40% केंद्रीय मंत्रालय और राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण एवं 60% राज्य के स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। प्रत्येक जिला हेतु NER SDG इंडेक्स SDG वाइज 15 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर स्कोर की गणना करता है। SDG 14 और 17 को इस गणना से बाहर रखा गया है। ये जो गणना हुई है इसमें दो जो SDG 14 और 17 है उनको इस गणना से बाहर रखा गया है, मतलब इसके किसी भी डेटा को यूज़ नहीं किया गया। प्रत्येक जिले के प्रदर्शन को 0 to 100 के पैमाने पर मापा जाता है। यदि किसी जिले ने 100 अंक प्राप्त कर लिए हैं तो इसका अर्थ है कि उस जिले ने वर्ष 2030 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिनको 2030 तक हासिल करना है, पर अगर उन्होंने पहले ही 100 अंक प्राप्त कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि 2030 तक जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे उनको प्राप्त कर लिया गया है उस जिले के द्वारा। सूचकांक में 75.87 अंक के साथ पूर्वी सिक्किम जिला पहले एवं 75.73 अंक के साथ गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, क्षेत्र के 103 जिलों के 53 से लेकर 75.87 तक विस्तृत हैं, जिसमें 53 अंक के साथ किफिरे, जो कि नागालैंड में है, अंतिम स्थान पर है। रैंकिंग में 103 जिलों में से 64 जो जिले हैं समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले फ्रंट रनर के अंतर्गत हैं, सबसे आगे हैं, जबकि जो 34 जिले अच्छा प्रदर्शन परफॉर्म करने वाले वर्ग में हैं। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी श्रेणी में हैं, जबकि कोई भी जिला एस्पिरेंट और अचीवर श्रेणी में शामिल नहीं है। सिक्किम की जो राज्य मछली का क्या नाम है? सिक्किम की राज्य मछली 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कॉपर महसीर, जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है, को राज्य मछली घोषित कर दिया है। सिक्किम की राज्य मछली का क्या नाम है? कैटली। कॉपर महासीर का वैज्ञानिक नाम नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस, ये साइंटिफिक नेम है। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता व रंगित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। कैटली वर्ष 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संशोधन ब्यूरो लखनऊ ने कैटली मछली को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने इसे इंडेंजर्ड में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार। भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 25 जून 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 की घोषणा की थी। कौन से मंत्रालय ने? केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। इन पुरस्कारों की घोषणा 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशन स्मार्ट सिटीज़, अमृत
तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 6वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई थी। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर अर्बन रिज्यूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों योजनाएं शहरी कायाकल्प के लिए एक दूरदर्शी कार्यक्रम का हिस्सा थी। आईएसएक 2020 में यूपी ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि एमपी सेकंड व तमिलनाडु थर्ड नंबर पर रहा। आईसेक 2020 के तहत सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता के रूप में इंदौर और सूरत को घोषित किया गया। मतलब सिटी अवार्ड में इंदौर सूरत है और स्टेट अवार्ड में यूपी फर्स्ट नंबर पे, एमपी सेकंड नंबर पे और तमिलनाडु थर्ड नंबर पे है। उल्लेखनीय है कि 2019 में स्मार्ट सिटीज़ में सूरत एकमात्र विजेता था। 2019 में जब आईसेक अवार्ड घोषित किए गए थे तो सिर्फ सूरत एकमात्र शहर था। इस बार इंदौर भी शामिल हुआ है। आईसेक 2020 केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड का विजेता चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके बाद वाराणसी और रांची क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। पहले स्थान पर अहमदाबाद है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के तहत सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापट्टनम, पिंपरी चिंचवाड़ तथा वडोदरा शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहर है जिन्हें 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। कौन सा सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क? क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन। तिलहन और खाद्य तेल दो अत्यधिक संवेदनशील आवश्यक वस्तुएं हैं, इसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आती हैं। भारत विश्व में तिलहनों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। भारत में मूंगफली, सरसों, सफ़ेद सरसों, तिल, कुसुम, अलसी, काला तिल, एरंडी परंपरागत रूप से उगाए जाने वाले प्रमुख तिलहन हैं। वर्ष 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स की स्थापना ने देश में खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स की स्थापना ने देश में खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस मिशन को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय तिलहन एवं तेल पाम मिशन यानी कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम में परिवर्तित कर दिया गया है। 2014 में इसका नाम बदल दिया गया है। पहले इसका नाम था टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स 1986 में, और 2014 में इसका नाम हो गया है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम की शुरुआत को मंजूरी दी है। 18 अगस्त 2021 एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च इस मिशन के पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस मिशन के उद्देश्य क्या क्या हैं? 2025-26 तक ऑयल पाम 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र तक उगाया जाएगा और इसे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करना, ये लक्ष्य रखा गया है 2025-26 तक। क्रूड पाम ऑयल के उत्पादन को 25-26 तक 11.20 लाख टन एवं वर्ष ईयर 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंचाना है। 11.20 लाख से 28 लाख टन तक। तिलहन उत्पाद जो है वो वर्ष 2014-15 के 275 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में 365 से 365.65 लाख टन तक पहुंच गया है। इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। कुल परिव्यय में 8,844 करोड़ रुपए केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और 2,196 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक नेशनल मेमोरियल घोषित किया गया है। इस स्मारक का प्रबंधन जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। देश में 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2020 तक जलियांवाला बाग हत्याकांड के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। 14 अगस्त 2021 को पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने 25 जनवरी 2021 को अमरिंदर सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी थी। इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में की गई है। सीएम ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग
पीठ की स्थापना की घोषणा की थी। यह पार्क 4490 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इस शताब्दी स्मारक के तहत सफ़ेद संगमरमर के 5 स्तंभों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ईंधनों जैसे कि लकड़ी, कोयला, उपले इत्यादि का उपयोग करने वाले ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के परिवारों को स्वच्छ ईंधन जैसे कि एलपीजी उपलब्ध करवाना है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। इसका नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। 2018 में इस योजना का विस्तार कर इसके अंतर्गत 7 और श्रेणियों की महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया है। 7 श्रेणियां हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अंत्योदय अन्न योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग, चाय बागान से संबंधित जनजातियां एवं नदी द्वीपों में निवास करने वाले लोग। इसके साथ ही एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ कर दिया गया है। 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन औरंगाबाद महाराष्ट्र में वितरित किया है। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। 10 अगस्त 2021 उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से किया गया है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में पीएमयूवाई योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन वितरण की घोषणा की गई है। ये 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत प्रदान किए जाएंगे। पीएमयूवाई 2.0 के तहत कम आय वाले उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनको पहले चरण में शामिल नहीं किया गया था। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है विश्व जैव ईंधन। प्रतिवर्ष 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। इस डे का उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के प्रति जागरूकता प्रदान करना है। साथ ही जैव ईंधन के क्षेत्र में सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालना है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त। सेकंड है शून्य अभियान। 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने आरएमआई एवं आरएमआई इंडिया के साथ शून्य कैंपेन की शुरुआत की। यह कैंपेन उपभोक्ताओं एवं उद्योग के साथ मिलकर डिलीवरी व्हीकल को बढ़ावा देने की पहल है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना है। नेक्स्ट है लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। 22 जुलाई 2021। ज्ञातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, जो कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विभाजन के फलस्वरूप लद्दाख में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं रह गया था, जबकि जम्मू एवं कश्मीर में वर्तमान में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित हैं। इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। 5 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 पारित कर दिया गया। 6 अगस्त 2021 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। 5 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा और 6 अगस्त को राज्यसभा द्वारा। 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है, जो कि इस प्रकार है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा। देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जिसका नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है। 2 चरणों में 7 वर्षों के लिए 750 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है। इस विश्वविद्यालय के ढांचे की स्थापना की जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बजट से भारत की संचित निधि द्वारा इस खर्च की पूर्ति की जाएगी। इस विद्यालय का अधिकार क्षेत्र लेह और कारगिल सहित पूरे लद्दाख क्षेत्र में होगा। नेक्स्ट योजना है एकीकृत बहुउद्देशीय संरचना विकास निगम। 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। लद्दाख में अब संरचना विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी मेन कंस्ट्रक्शन एजेंसी होगी। इस निगम की ऑथराइज शेयर कैपिटल 25 करोड़ रुपए एवं रिकरिंग एक्सपेंडिचर 2.42 करोड़ रुपए
पर ईयर होगा। यह निगम लद्दाख में पर्यटन एवं परिवहन उद्योग के विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के साथ ही स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सुविधाओं का विकास करेगा, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निगम की स्थापना से लद्दाख का एकीकृत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित होगा। नेक्स्ट टॉपिक है उमलिंग ला दर्रा, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। अभी तक विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का विश्व रिकॉर्ड बोलीविया की एक सड़क के नाम पर दर्ज था, जो कि बोलीविया में ज्वालामुखी उतुरुंकू से होकर जाने वाली 18,953 फीट की ऊंचाई पर स्थित मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। 4 अगस्त 2021 को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। इस सड़क का निर्माण 2017 में प्रारंभ हुआ था। सड़क का प्रोजेक्ट है हिमांग प्रोजेक्ट। यह 52 किलोमीटर लंबी रोड है। उमलिंग ला टॉप से होकर गुजरने वाली ये सड़क लद्दाख के गांव को आपस में जोड़ती है। सड़क माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से ऊंचे स्थान पर निर्मित की गई। माउंट एवरेस्ट का नेपाल स्थित दक्षिण आधार शिविर साउथ बेस कैंप 17,598 फीट की ऊंचाई पर है, जबकि तिब्बत स्थित उत्तरी आधार शिविर नॉर्थ बेस कैंप 16,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 17,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर से भी अधिक ऊंचाई पर इस सड़क का निर्माण किया गया है। प्रोजेक्ट हिमांग क्या है? प्रोजेक्ट हिमांग लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अगस्त 1985 में प्रोजेक्ट हिमांग को BRO द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को द माउंटेन टेमर्स के नाम से भी जाना जाता है। हिमांग परियोजना के तहत BRO के साथ लद्दाख में सड़कों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जिसमें खारदुंगला, तांगलांग और चांगला दर्रे विश्व की कुछ अत्यधिक ऊंची मोटर योग्य सड़कें शामिल हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार फेयरबैंक्स अलास्का से सैंटियागो तक, फिर यहाँ से पूरब की ओर ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है, ब्राज़ील में है, समाप्त होने वाली पैन अमेरिकन हाईवे विश्व की सबसे लंबी मोटर योग्य सड़क है। इसकी लंबाई 24,140 किलोमीटर है। लद्दाख का राज्य पशु एवं राज्य पक्षी 31 अगस्त 2021 को जारी एक सूचना के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा स्नो लेपर्ड को स्टेट एनिमल, जबकि ब्लैक नेक्ड क्रेन को, काली गर्दन वाले सारस को राज्य पक्षी घोषित किया गया। लद्दाख का तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य का राज्य पशु कश्मीरी हिरण, जबकि राज्य पशु कश्मीरी हिरण राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस था। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथरा उन्सिया है, जबकि काली गर्दन वाले सारस का साइंटिफिक नेम ग्रस निग्रिकोलिस है। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों के रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को वल्नरेबल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। हिम तेंदुए एवं उसके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया था। 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे। IUCN रेड लिस्ट में काली गर्दन वाले सारस को नियर थ्रेटेंड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ये काली गर्दन वाले जो सारस हैं वो लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ई-रूपी, एक नया डिजिटल भुगतान साधन। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-रूपी को लॉन्च किया। एक व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट एक डिजिटल भुगतान समाधान है, अ पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन। यह डिजिटल भुगतान हेतु एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। इंपॉर्टेंट टर्म्स: देश में नगद रहित लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई-रूपी का विकास NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। ई-रूपी के विकास में वित्तीय सेवाएं विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की भूमिका रही है। ई-रूपी लेन देन के लिए NPCI ने 14 बैंकों के साथ साझेदारी की है, जो कि इस प्रकार हैं: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, एक्सिस, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ई-रूपी एक डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थी और उसके फ़ोन पर SMS और QR कोड के रूप में प्राप्त होता है। यह एक प्रीपेड वाउचर होता है। QR कोड और SMS के रूप में इस वाउचर के माध्यम से किसी सेवा को भुगतान किया जाता है। यह भुगतान साधन उपभोक्ता को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के बिना ही सेवा को भुगतान करने में सक्षम बनाता है। ई-रूपी के प्रयोग हेतु किसी लाभार्थी का बैंक में खाता होना अनिवार्य नहीं है। यह एक ऐसी विशेषता है जो इसे अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से अलग करती है। ई-रूपी जो है
कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। ई-रूपी डीबीटी प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसे अधिक पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा एक आसान 2 चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सुनिश्चित होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी भी साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे उपयोगकर्ता जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, वे भी ई-रूपी का उपयोग कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, वो भी ई-रूपी का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन रहित स्थानों पर भी इसका उपयोग संभव हो सकता है। ई-रूपी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित भविष्य की डिजिटल मुद्रा यानी कि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से अलग है।